हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं अनुराग सर आप सभी के लिए फिर से एक बार लेके आ चुका हूं क्लास 9th का। जी हां, क्लास 9th का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और ये टॉपिक जो है वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा कम समझ में आता है। ठीक है, ये चैप्टर मतलब कि है तो बायोलॉजी ही, लेकिन क्या होता है थोड़ा बॉटनी फील्ड से रिलेट करता है, इसलिए बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आज का चैप्टर क्या होने वाला है आप देख लीजिए। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि हम लोग अपने फूड रिसोर्सेज में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आज का हमारा यही चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चैप्टर प्रिपेयर कर लिए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके समझ में ये जिसके माइंड में ये पल्ले पड़ता ही नहीं है चैप्टर। ठीक है, तो आज मैं उसी चैप्टर को आपको आज समझाने का कोशिश करूंगा और देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर अच्छे समझ में आ जाए तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे इन फ्यूचर एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चैप्टर है ये, और यहीं से इनकी नींव पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके हम लोग को भी थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, ठीक है, जिससे हम लोग और टीचरों के लेवल में पहुंच सके। ओके, बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे हूं। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना प्यार दिखाना है। थोड़ा सा आप अपना प्यार दिखाइए, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डालिए आप, ताकि हम लोग का चैनल में बूस्ट हो। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो होने वाला है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि वाई वी नीड फूड, हमें फूड खाने से क्या होता है। ठीक है, फूड हम लोग क्यों खाते हैं, क्यों जरूरत है हमें फूड की, ये आप बताइए। हम लोग फूड क्यों खाते हैं, देखिए, इट प्रोवाइड्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, फूड से हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले क्या मिलेगा, आपका प्रोटीन मिलता है आपको, उसके बाद क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट्स, उसके बाद विटामिन्स और उसके बाद मिनरल्स। ठीक है, ये सारे जो चीज है ना, वो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट बहुत होते हैं। ठीक, मिनरल्स और विटामिन्स ये जो होते हैं हमारी बॉडी में को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। ठीक है, तभी हमारी बॉडी क्या करेगी, ग्रो करेगी। उसके बाद है हमारा रिक्वायर्ड फॉर फूड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। ठीक है, फूड हमें क्यों चाहिए, ताकि हमारी बॉडी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो सके। आप खुद सोचिए, आप जब छोटे थे, इत्तू से थे, तो क्या हुआ, आपकी मम्मी आपको खाना खिला खिला के आपको सही न्यूट्रिशन दे के, ठीक है, सही फूड दे के आपको इतने बड़े से इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि फूड में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, और न्यूट्रिशन ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, उसके बाद है इट इज नीडेड टू गेन एनर्जी फॉर एवरीडे टास्क। आप सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, कूदते हो, मोबाइल में गेम खेलते हो, आजकल बच्चे खेलते हैं ना, पबजी खेल रहे हैं, बहुत सारी चीज खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए एनर्जी कहां से मिलती है, फूड खाने से ही आपको तो एनर्जी आती है, उसके अलावा एनर्जी आएगी नहीं आपको। आप ये सोचो कि 4 से 5 दिन आप अगर फास्ट कर लो, ठीक है, उपवास कर लो, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी बचेगी कि आप सुबह से लेकर दोपहर तक का स्कूल अटेंड कर सको, नहीं बचेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दिन का 3 टाइम खाना खाते हैं। ओके, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद लंच ले आते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो, स्नैक्स भी खाते होगे शाम को, उसके बाद आप रात में क्या करते हो, डिनर करते हो। ठीक है, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हम लोग को जो डेली टास्क है वो उसे हम लोग कंप्लीट कर सके, हम लोग के अंदर एनर्जी बनी रहे। ठीक है, अब मेन सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, देखिए, फूड हम लोग बहुत तरीकों से कंज्यूम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट बेस्ड भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं और एनिमल बेस्ड भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेन सोर्स ऑफ फूड क्या हो जाएगा, आपका प्लांट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आपका एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स मतलब क्रॉप्स प्रोडक्शन, याद करिएगा, ऐसे फूड, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हमें कहां से मिले हैं, क्रॉप से मिलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग प्लांट बेस्ड फूड कहते हैं, और जो एनिमल से हम लोग को प्रोवाइड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल बेस्ड फूड कहते हैं। अब देखिए, यहां पे डायग्राम दिया हुआ है आपका, तो यहां पे देखिए, ये सारे कैसे फूड है, प्लांट बेस्ड फूड है। ठीक है, यहां पे इसी में देखिए क्या दिया हुआ है, इसी में आपके मीट बेस्ड,
फूड यानी कि एनिमल बेस्ड फूड भी दिया हुआ है और प्लांट बेस्ड फूड भी दिया हुआ है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपके टिश्यू अगर डैमेज हो गए हैं तो वो टिश्यू भी क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। ओके, अब उसके बाद क्या है, इंडिया नीड्स एफिशिएंट लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स बिकॉज, ठीक है, भारत में जो भरपूर क्या नाम है एनिमल बेस्ड फूड और प्लांट बेस्ड फूड की जरूरत क्यों पड़ी, आप खुद सोचिए कि क्यों पड़ रही है, क्यों, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। क्यों हो रही है, ताकि हम जो हैं, हम जैसे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हम दो हमारे दो का जो नारा है ना उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम दो हमारे 12, हम दो हमारे 16, हम दो हमारे 14, ऐसे रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, और बच्चों की कम एज में हम लोग शादी कर दे रहे हैं। अब के बच्चे तो चलो समझदार हो गए हैं, तो अब के बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को सेटल करने के बाद ही शादी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को यह भी सोचना है कि हम दो हमारे दो, ठीक है, ये नारा हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम लोग की पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। और इसी वजह से क्या हो गया, क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बढ़ गया है और एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स का भी प्रोडक्शन लोगों ने बढ़ा दिया है, ठीक है, जिससे सभी को क्या हो सके, खाना प्रोवाइड हो सके, या तो एनिमल बेस या तो प्लांट बेस। इसके बाद क्या है, इंडिया हैज अ फास्टर ग्रोइंग पॉपुलेशन, दस मोर फूड इज नीडेड इज कीपिंग अप विद द एक्सपेंडिंग डिमांड। याद रखिएगा, फूड इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और यहां की डिमांड को देखते हुए ना क्रॉप्स का प्रोडक्शन और एनिमल का प्रोडक्शन ये बढ़ा दिया गया है। कंपेयर टू द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन दीज आर द शॉर्टली एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। उसके बाद एफर्ट्स मेड टू मीट नहीं यहां पे होगा, ठीक है, सॉरी, मीट द इंक्रीज इन फूड डिमांड्स, ठीक है। इसका मतलब है फूड की इतनी मांग को पूरा करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयास करते हैं, ठीक है, जो फूड की इतनी सारी मांग है ना उसके लिए हम लोग अपना क्या योगदान दे रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं कि जिससे फूड क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन। फूड की डिमांड को देखते हुए क्या लेके आए हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए हैं, ठीक है। फूड की इतनी ज्यादा डिमांड देखते हुए हम लोग ने क्या लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन तेजी से करते हैं। ग्रीन मतलब प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उन्हें, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया था और किस ईयर में दिया था, ठीक है, आप लोग को बताना है। मैं अभी बता दूंगा, लेकिन अगर आप लोग लाइव देख रहे हो वीडियो, ठीक है, ऑन द स्पॉट, तो तुरंत टाइप कर दीजिए आप लोग की ग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया था, ठीक है। उसके बाद है व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बाय द इंट्रोड्यूसिंग डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हाइट मतलब दूध या दूध से बनी प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट का जो एवोल्यूशन था ना वो कौन लेके आया था, ये भी आपको बताना है। और व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या होता है, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या किया, हम लोग उसका फॉर्मेशन बढ़ा दिए। देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे नोट लिखा है, द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ दिस रेवोल्यूशन हैज लीड टू एन इंक्रीज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हेंस नाउ सस्टेनेबल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक एफिशिएंसी आर आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका मतलब है क्रॉप्स और लाइव स्टॉक की डिमांड बढ़ गई है, अब हम लोग को क्या करना है, इनकी जो दक्षता है ना, इनकी जो रिसोर्सेज है ना उसको बढ़ानी है हम लोग को, ठीक है। अब कैसे बढ़ा सकते हैं ये हम लोग जानते हैं, आगे जानेंगे हम लोग कि कैसे बढ़ा सकते हैं, बट उससे पहले आप ये याद रखिए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये कौन है, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। कब दिया था, 1960 में दिया था। कब दिया था, एमएस स्वामीनाथन कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के पापा हैं। कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के पापा हैं, ठीक है, बापू हैं। उसके बाद है आपका फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इसके बापू कौन है, सबसे पहले इस व्हाइट रेवोल्यूशन को किसने दिया था, वर्गीज कुरियन ने दिया था। किसने दिया था, वर्गीज कुरियन। और कब दिया था, 1970 में दिया था। कब दिया था, 1970 में दिया था, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के 10 साल बाद व्हाइट रेवोल्यूशन आया। ओके, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। क्रॉप यील्ड्स मतलब क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। यील्ड का मतलब यहां पे क्या है, प्रोडक्शन से है। तो आप क्या करेंगे, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन को, ठीक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप एंड देयर
न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। बहुत सारे टाइप के क्रॉप होते हैं और उनके क्या होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू भी होते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पे फादर ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन, इनको नमस्कार करिए, इन्हीं की वजह से आपको आज खाना मिल पा रहा है, ठीक है, प्लांट बेस्ड खाना मिल पा रहा है, ठीक। तो आप इनको देख लीजिए, ये फादर ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन है, जिनका नाम है एमएस स्वामीनाथन, और 1960 में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया था। अब यहां पे देखिए फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन जी हैं, इनको भी आप दंडवत प्रणाम करिए। और देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जो व्हाइट रेवोल्यूशन ने कब दिया था, 1970 में दिया था। कब दिया था, 1970 में दिया था। अब देखिए अब बात करते हैं क्रॉप्स, एग्जाम्पल और वैल्यू, उसकी क्या क्या वैल्यूज हैं। सबसे पहले सीरियल्स की बात करते हैं, तो सीरियल्स में कौन कौन से आपके प्लांट्स आते हैं, व्हीट, राइस, मेज, मिलेटस और सोरगम, ठीक है। ये सारे जो प्लांट है ना वो आपके क्रॉप्स, सॉरी ये आपका सीरियल्स हैं, और इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। आप गेहूं खाते हैं ना, गेहूं में क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट ही आगे जाकर किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, ठीक है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब पल्सेस, पल्सेस की बात करें तो ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ठीक है, पिजियन पी, और उसके बाद लेंटिल, इन सबसे क्या मिलता है हम लोग को, इन सबसे हम लोग को मिलता है प्रोटीन्स। क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। उसके बाद ऑयल सीड्स जो प्लांट्स होते हैं ना, कौन कौन से हैं आपके, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इनसे हमें क्या मिलता है, कोई भी आप ऑयल खाएंगे, दुनिया में कोई भी ऑयल होगा वो आपको फैट ही देगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि आपको फैट कम खाना चाहिए, ऑयली फूड कम कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम लोग को फैट मिलता है। उसके बाद वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, इन ये कौन कौन से हैं, कैरेट, ठीक है, सेरामन, ऑरेंज और स्पिनिच, ठीक है। इनसे हमें क्या मिलता है, मिनरल्स, विटामिन्स, और स्मॉल अमाउंट में हम लोग क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स भी मिलता है। इसलिए याद रखिएगा, मम्मियां कहती हैं कि आपको ग्रीन जो वेजिटेबल्स होते हैं ना वो ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ओके। उसके बाद है फोडर क्रॉप्स। फोडर मतलब क्या होता है, फोडर मतलब होता है चारा, ठीक है। आप याद रखें, गैया भैंसे आपने देखा होगा ना गांवों में, वो खाती हैं, बरसीन खाती हैं, तो याद रखिएगा बरसीन भी क्या है, फोडर क्रॉप्स है। क्या है, फोडर क्रॉप। यहां पे एग्जांपल देखिए, बरसीन, ओट्स, ठीक है, सडान ग्रास। तो इन सब से क्या होता है, फूड फ्रॉम लिवर स्टॉक, यानी कि पशुओं के लिए क्या होता है, ये फूड होता है। क्या होता है, पशुओं के लिए फूड होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फोडर क्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद है डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा होगा कि अरे यार क्या नाम है, जैसे ही हम लोग का क्या नाम है, जून से अक्टूबर आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग रेनी सीजन कहते हैं, उस समय क्या होता है, राइस बहुत ज्यादा मिलता है, मेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, विंटर सीजन में क्या होता है, सोयाबीन, ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा कि जो आपके क्या कहते हैं, मटर विंटर सीजन में ही क्यों आते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं आते हैं, कभी सोचा है क्यों, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला खरीफ क्रॉप्स, दूसरा क्या है रबी क्रॉप्स, तीसरा क्या है जायद क्रॉप्स, ठीक है। 3 टाइप के क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। तो यहां पे खरीफ क्रॉप्स का जो डेट होता है ना, सीजन होता है, वो रेनी सीजन होता है। कौन सा होता है, रेनी सीजन, यानी कि ऐसे फसलें, ठीक है, जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है, या बोई जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और उसका जो मंथ है ना वो क्या होता है, जून टू अक्टूबर का होता है। कब का होता है, जून टू अक्टूबर का होता है। और कौन कौन सी, राइस, मेज और मिलेटस, ठीक है, राइस, मेज और मिलेटस, ओके। तो ये 3 फसलें हैं जो कब उगाई जाती हैं, रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। उसके बाद है आपका रबी फसल। रबी फसल का जो सीजन होता है वो विंटर सीजन होता है, ठीक है। और ये कब होता है, नवंबर टू अप्रैल, ठीक है। जब भी ठंडी पड़ती है तो आप समझ जाइए कि रबी फसल उगाई जाएगी। यानी कि अब देखिए अभी का टाइम चल रहा है अक्टूबर, इसके बाद आ जाएगा आपका नवंबर आ जाएगा, ठीक है। तो नवंबर से उसकी बुआई स्टार्ट हो जाएगी और अप्रैल तक वो बड़ा हो जाएगा और उसे हम लोग क्या कर लेंगे, उसे कट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी फसल हैं,
सोयाबीन है, ठीक है, पिजॉन है, पी और वीट है, ठीक है, पिजॉन पी है और वीट है। ओके, तो ये सारी फसल कब उगाई जाती हैं? ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, यानी इसका मतलब क्या है, नवंबर टू अप्रैल। अब बात करते हैं जायद फसल। तो जायद फसल जो होता है वो समर सीजन में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? समर सीजन। और समर सीजन हमारे इंडिया में कब होता है? मार्च टू जून। कब होता है? मार्च से लेके जून तक, जिसे हम लोग बोलते हैं समर सीजन। ओके, और इसमें क्या क्या होता है? शुगर केन, गन्ना आपने देखा होगा, उस समय बहुत सारे बच्चे गन्ने का जूस भी पीते होंगे। कभी सोचा है कि गन्ने का जूस आपको आपको सर्दियों में क्यों नहीं मिलता है, आपको बरसात के सीजन में क्यों नहीं मिलता है, आपको गर्मियों में ही देखने क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि उसी समय क्या होता है, गन्ने की खेती की जाती है, और जब गन्ने की खेती की जाती है तभी तो आपको गन्ने का जूस मिलेगा। वाटरमेलन, ठीक है, और कुकुम्बर। वाटरमेलन भी आपको क्या मिलता है, कब? गर्मियों में ही मिलेगा। वाटरमेलन, मिल्क मेलन, कुकुम्बर, ये मोस्टली कब आता है? मोस्टली आता है आपका गर्मियों के ही सीजन में आता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट्स कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ओके, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का टॉपिक। उसके बाद है एक्टिविटी दैट लीड टू इंप्रूवमेंट इन दिस इन द क्रॉप यील्ड, यानी कि प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटी है जिससे हम लोग क्रॉप यील्ड का जो प्रोडक्शन है ना उसको अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं उसके, ठीक है। तो सबसे पहले है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। सबसे पहले क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर दीजिए, अपने आप क्रॉप को प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो क्या करना है, वो आपको बेहतर करना है, ठीक है। आप कर रहे हो, ठीक है, आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप और ज्यादा पढ़ो तो आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप को प्रोडक्शन जो हमारे करने का तरीका है ना वो हम लोग को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, और जब इंप्रूव होगा तभी क्या होगा, आपका क्रॉप का प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। उसके बाद है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, आपने क्रॉप उगा भी लिया, ठीक है, आपने क्रॉप की वैरायटी भी इंप्रूव कर दी। अब आपको क्रॉप प्रोडक्शन जो क्रॉप आपने किया है उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करना नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा वो सारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, उन क्रॉप्स को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, क्रॉप्स का मैनेजमेंट भी सही करना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे क्रॉप वैरायटी इंप्रूव हो सके। डिफरेंट मेथड ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनके तरीकों से हम लोग क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, आप याद रखिए, हाइब्रिड आपने देखा होगा ना कि लॉयन लॉयन, ठीक है, आपस में क्रॉस करते हैं, टाइगर टाइगर आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं लॉयन का टाइगर से करा दूं तो लाइगर बनेगा ना, क्या बनेगा? लाइगर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो एनिमल हुआ है वो हाइब्रिड एनिमल है। कैसा एनिमल है? हाइब्रिड एनिमल है, जो हम लोगों ने बनाया है। वो नेचर में नहीं है कि नेचर कभी नहीं बोलता है कि आप लॉयन का और टाइगर का क्रॉस कराइए। नेचर हमेशा जब भी क्रॉस कराएगा वो क्या करेगा, लॉयन का लॉयन के साथ ही, लॉयनेस मतलब लॉयन मत समझिएगा, ठीक है, लॉयन का लॉयनेस के साथ ही क्या करेगा, क्रॉस कराएगा। टाइगर का टाइगर्स के साथ ही क्या करेगा, वो क्रॉस होगा। बट अगर मैन मेड करता है ना, मैन मेड अपनी प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या कर सकता है, क्रॉस करवा देता है, ठीक है। लॉयन का टाइगर के साथ क्रॉस करा दिया तो क्या हो गया, लाइगर बन गया। ओके, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, प्लांट में भी क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, देखिए प्लांट में क्या होता है, प्लांट में मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है पी का, ठीक है, मटर का एक प्लांट है मेरे पास, उसके जो सीड्स है ना वो काफी छोटे आ रहे हैं, और मैंने कहीं फॉरेन कंट्री से या फिर कहीं अलग सिटी से या फिर कहीं अलग स्टेट से एक मटर का पौधा पता किया जिसके सीड्स बड़े और गोल होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस सीड का, ठीक है, उस सीड के मेल प्लांट से इस सीड के फीमेल प्लांट पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करवा देंगे। तो जो इनके बच्चे होंगे ना वो क्या कराएंगे, हाइब्रिड पी प्लांट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड पी प्लांट कहलाएंगे। और उसे ही हम लोग कहते हैं, उसके करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, इन दिस प्रोसेस जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट आर क्रॉस। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट जो प्लांट होते हैं ना वो उसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। दे कैन बी 3 टाइप ऑफ क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है, 3 टाइप के क्रॉसिंग्स होते हैं। कौन कौन से है, पहला इंटरवेराइटल,
इसमें क्या होता है, बिटवीन टू वैरायटीज ऑफ प्लांट, इसमें केवल प्लांट की दो वैरायटी लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें केवल प्लांट की दो वैरायटी लेते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटर वैराइटल, ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद है आपका इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट है ये, इंटरकास्ट मतलब अलग अलग जाति के, अलग अलग स्पीसीज के, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, प्लांट के। उसके बाद है इंटर स्पेसिफिक, बिटवीन टू स्पीसीज बिलोंगिंग द सेम जीनस, याद रखिएगा, यानी कि इनका जीनस सेम है बट इनका स्पीसीज सेम नहीं है, ठीक है। इसका अगर आप जीनस और स्पीसीज नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा, ठीक है, या फिर मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के दे दूंगा कि जीनस क्या होता है और स्पीसीज क्या होता है, बट लेकिन आपको कमेंट करेंगे तब, मुझे भी तो पता होना चाहिए आपको ये डाउट है। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज उसे कमेंट करके मुझसे पूछा करिए, मुझे डाउट सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, ओके। उसके बाद है इंटरजेनेटिक या फिर इंटरजेनरिक बोलते हैं उसे, तो बिटवीन स्पीसीज और डिफरेंट जीनस, इसमें क्या होता है, स्पीसीज भी अलग है और जीनस भी अलग है, ठीक है, दो स्पीसीज है जिनका जीनस क्या हो, अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेनरिक कहेंगे। इन लोगों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ओके। अब इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जीन की बात करते हैं कि जीन की जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या लिखता है, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जीन, अ जीन दैट कैन प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक टू अ क्रॉप आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड आपको याद रखना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएमसी, ठीक है। अब मैं ये आपको याद करने क्यों कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में, जैसे इस प्लांट में कीड़े बहुत ज्यादा लग जा रहे हैं, मैं कीड़ों का एग्जांपल लेता हूं, इस प्लांट में कीड़े बहुत ज्यादा लग जा रहे हैं, और सेम प्लांट एक आपका फॉरेन कंट्री में है, वहां पे सेम प्लांट है बट उसमें क्या हो रहा है, उसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं, या इसका मतलब क्या, उसमें कोई तो ऐसा जीन है जो क्या कर रहा है, कीड़ों को रोक रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उस प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, उस प्लांट का जीन लेके आएंगे और इस प्लांट में डाल देंगे, और जब इस प्लांट में हम लोग डाल देते हैं तो याद रखिएगा इस प्लांट में भी वही जीन आ जाते हैं, और बाद में इसी प्लांट को क्या होता है, कीड़े नहीं खाते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसा होगा ना उस जीन में जो कीड़े नहीं खा पा रहे हैं उस प्लांट को, उस बीज को, उस सीड को, तो वो क्या करता है, वो सरवाइव कर जाता है। उसके बाद है फैक्टर्स ऑन विच क्रॉप्स यील्ड जनरली डिपेंड्स, किस पे फैक्टर्स डिपेंड करता है, सबसे पहला द सीड्स यूज बाय द फार्मर्स, ऐसे सीड जो फार्मर्स यूज करते हैं, ठीक है, और द सीड्स दैट आर द सिमिलर वैरायटी आर प्रेफरेबल, यानी कि क्या होता है, सेम, क्या नाम है, सेम वैरायटी के सबसे पहले सीड्स होने चाहिए, ठीक है, जो फार्मर्स यूज करते हैं। उसके बाद है क्लाइमेट और वेदर कंडीशन, ठीक है, जो क्लाइमेट और कंडीशन को क्या हो सके, जो सह सकें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी तो वो सीड्स खराब हो गए, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो वो सीड्स खराब हो गए, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, क्लाइमेट और वेदर कंडीशन को सह सके, ठीक है, रेसिस्टेंस होना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसे पानी मिल जाए तो वो क्या हो जाए, खराब होना चाहिए, और इसमें क्या होता है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में कि अपने क्षेत्र में, याद रखिएगा, अपने एरिया में पानी की जो है ना अवेलेबिलिटी देखकर ही हम लोग को ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्रॉप्स हम ले लें कि जो पानी बहुत ज्यादा यूज कर रहा है और मेरे एरिया में पानी नहीं आता, ना बरसात से आता है ना मैं उसे बाहर से दे सकता हूं, तो ऐसे क्रॉप हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी देखना है। उसके बाद है वाई डू नीड टू परफॉर्म ए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जिससे क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव हो जाए। सबसे पहले इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। सबसे पहले इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स की जो क्वालिटी है ना उस क्वालिटी को बेहतर करना है ताकि वो ज्यादा दिन तक सही बने रहें, ठीक है, उनमें जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े खा लें वो नहीं खा पाए, ठीक है। अभी क्या क्या उसके एग्जांपल क्या है, पल्स हैव हाई प्रोटीन क्वालिटी, पल्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ऑयल सीड्स हैव ऑयल क्वालिटी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैज द प्रिजर्विंग क्वालिटी, ठीक है। इन लोग में क्या होना चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को हम लोग बहुत दिनों तक प्रिजर्व कर सकें,
ऐसी क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज मार्केट से फ्रूट्स लेके आए या फिर अपने जो खेत हैं खेत से अपने फ्रूट्स लेके आए और लाने के बाद रखें और 2 दिन में खराब हो जाए, तो क्या वो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग हो सकता है कि आज ना खाएं, कल ना खाएं, परसों खाएं। तो उससे क्या होना चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई करना पड़ेगा हम लोग को। और कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे आगे हम लोग। इंप्रूविंग क्रॉप रेसिस्टेंस, ठीक है, टू बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है याद रखिएगा। जो भी मैन मेड या इंसेक्ट मेड होगा, ठीक है, सॉरी इंसेक्ट मेड नहीं बोलता, ठीक है, जो भी याद, बायोटिक का मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स के थ्रू क्या हो, अफेक्टेड हो, उसे हम लोग बोलेंगे बायोटिक। और जो लिविंग थिंग्स के थ्रू अफेक्टेड ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे एबायोटिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल बात करें कि कोई भी क्रॉप जो होता है वो इंसेक्ट्स उसे क्या करते हैं, इंसेक्ट उसे अफेक्टेड कर देते हैं, करते हैं ना, इंसेक्ट का इफेक्ट उस पर पड़ जाता है तो वो क्रॉप्स खराब हो जाता है। आपने देखा होगा ना, बर्ड्स होती हैं वो खा जाती हैं, है ना, आपने देखा होगा। कोई जानवर है, कोई फसल खराब कर दिया, खेत में घुस गया तो, और ये सब बायोटिक हुए। और एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक क्या होता है आपका, एबायोटिक जो है वो आपका, जैसे मान लीजिए कि बरसात हो गई बहुत ज्यादा, खराब हो गया, ठीक है, उसके बाद ठंडी पड़ गई बहुत ज्यादा तो खराब हो गया, और उसके बाद हवा चल गई तो खराब हो गया, तो ये सब एबायोटिक हुए हैं। उसके बाद है टू शॉर्टन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ क्रॉप्स, दिस विल अलाउज फार्मर टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ ए क्रॉप्स इन ईयर। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रॉप्स है जो फार्मर ने उगा रखा है वो 1 साल में तैयार हो रहा है, वो शॉर्ट पीरियड में तैयार होना चाहिए, तभी तो उसकी प्रोडक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसे उगा सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 1 साल तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अरे यार अब मेरा गेहूं बड़ा हो रहा है, अब मेरा गेहूं बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये बताओ क्या उससे उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी? नहीं होगी। जब प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उसके बाद है अचीविंग द रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉप्स सच एज द राइट हाइट, वेट, ठीक है, लोडिंग रेजिस्टेंस एंड हाई यील्ड। इन दिस वे दे वुड कंज्यूम द राइट न्यूट्रिशन एंड वुड प्रोड्यूस अ हायर यील्ड। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपने एक प्लांट लगाया, पी का प्लांट लगाया, और पी के प्लांट लगाने के बाद वो बेचारा इतना ही छोटा होकर रह गया, तो क्या वो उससे बहुत ज्यादा आप जो पी बीन्स होते हैं क्या उसे आप यूज कर पाओगे? उसके नहीं कर पाओगे। इससे क्या हो जाए, प्लांट को एक पर्टिकुलर हाइट चाहिए, प्लांट को एक पर्टिकुलर वेट चाहिए, प्लांट को एक पर्टिकुलर लोडिंग चाहिए, ठीक है, जिससे तभी होगा आपकी हाई यील्ड बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ सकती है आपकी हाई यील्ड। ओके, उसके बाद है क्रॉप्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फार्मर्स कैन यूज अ वैरायटी ऑफ फार्मिंग practice and they can be have a small large farms. The selection of farming practice would be determined by the availability of financial resources. Hence production practice can be divided into two different level होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बेचारा फार्मर गरीब है और गरीब होने के बाद वो फसल नहीं उगा सकता है। उसके पास अगर क्या नाम है स्मॉल क्या कहते हैं स्मॉल खेत हो, ठीक है, वो अगर है तो भी वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है। कम बजट है तो भी कर सकता है, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, यहां पे नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी कोई जो फार्मर होता है ना, वो 3 चीजें देखता है कि इस क्रॉप्स को उगाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, कितनी नहीं आ रही है। हो सकता है कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोडक्शन में नो कॉस्ट प्रोडक्शन हो, ठीक है, जिनके प्रोडक्शन में लो कॉस्ट हो और जिनके प्रोडक्शन में हाई कॉस्ट हो। अब नेचुरल मैनेजमेंट की बात करें, सॉरी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करें तो 16 एसेंशियल न्यूट्रिशन दैट प्लांट्स नीड। प्लांट्स को 16 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। अब वो 16 एसेंशियल न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी और सेकेंडरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन, कॉपर, आयरन और क्लोराइड। ये 16 न्यूट्रिशन उनको चाहिए। उसके बाद यहां मैग्नीज है, फिर मोलिब्डेनम है और जिंक है।
ये 16 न्यूट्रिशन प्लांट को चाहिए ही चाहिए, याद रखिएगा। किसी भी प्लांट को अच्छी तरह ग्रो होने में, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होने में, ये सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है ना, वो प्लांट को अगर आप नहीं देंगे तो याद रखिएगा प्लांट बेचारा छुटकू सा रह जाएगा। हो सके प्लांट में प्रोडक्टिविटी हाई ना हो, ठीक है, वो अच्छे से, और जो सीड्स हैं, जो आपके सीरियल्स हैं, वो सब चीज ना प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, याद रखिएगा। कुछ होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड अ लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रो। प्लांट को ऐसे न्यूट्रिशन जो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए उसे हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और प्लांट को जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आप समझ गए, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है माइक्रो और मैक्रो। तो आप याद रखिएगा, एक मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, लार्ज अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट में चाहिए। देखिए सोर्स और न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो एयर से कौन क्या मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, एयर से मिल जाता है। उसके बाद वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है प्लांट को। उसके बाद सॉइल से क्या होता है, सॉइल से ही याद रखिएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलता है। अगर एग्जांपल में बात करूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये होते हैं आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो में आपका आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सब होते हैं जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। और व्हाट हैपेंस इफ प्लांट लैक इन दिस न्यूट्रिशन, प्लांट को अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो क्या होगा, आप खुद सोचिए, यील्ड में बी अफेक्टेड, ठीक है, प्रोडक्शन में, प्लांट के प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, प्लांट अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, वॉन्ट बी एबल रिप्रोड्यूस, ठीक है, प्लांट अच्छे से रिप्रोड्यूस करेगा ही नहीं। प्लांट ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड, प्लांट कैन गेट डिजीज इजिली, याद रखिएगा अगर सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो यार आपकी बॉडी में, सोचो ना, आपकी बॉडी में अगर सही से मैं आपको खाना ना दूं तो आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। एक तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, आप इन फ्यूचर अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, और आप क्या नहीं कर पाओगे, आपके अंदर डिजीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिजीज आ जाएगा, जिसे हम लोग कुपोषण कहते हैं। देखा ना कुपोषण के बच्चे कैसे एकदम चुस्के से मरियल से रहते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग डिजीज वाले बच्चे, ठीक है, उन्हें सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। उसी तरह प्लांट में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन बी इजिली द ईड बाय द प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, कैसे हम लोग प्लांट में, मतलब प्लांट में जरूरत से ज्यादा या जरूरत की हम लोग न्यूट्रिशन दे सकते हैं। सबसे पहले यूजिंग मैन्योर, आप जानते हैं ना मैन्योर क्या होता है। अब देखिए यूजिंग मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। फीचर्स ऑफ मैन्योर अभी पढ़ते हैं हम लोग, फीचर ऑफ मैन्योर, लेकिन अभी आप मैन्योर समझिए। मैन्योर क्या होता है, एनिमल एक्सक्रीटा, आपने काउ डंक देखा है, ठीक है, गोबर से हम लोग क्या बनाते हैं, गोबर से हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं ना। उसी तरह क्या होता है, प्लांट बेस्ड भी होते हैं। प्लांट वेस्ट यानी कि जो हम लोग आलू के छिलके छिलते हैं, ठीक है, उसके बाद प्याज के छिलके उतारते हैं, और भी जो ऑर्गेनिक यूज हम लोग करते हैं घर में, प्लांट के जो वेस्ट होते हैं ना, जैसे मान लिया आपने मूली का पत्ता तोड़ा, उसको फेंक दिया, तो उसको फेंकिए मत, उसे आप क्या करिए, एक गड्ढा खोद के आप उसमें उसको दबा दीजिए, ठीक है। दबाने के बाद उसे 8 से 10 दिन में आप उसे खोद के देखेंगे तो वो क्या बन चुका होगा, वो आपका मैन्योर बन चुका होगा, ठीक है, ब्राउन डार्क ब्राउन या ब्लैक टाइप का रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, आपका मैन्योर बन जाएगा। और उसको आप जाके आप अपने प्लांट में या फिर गमले में डाल दीजिए। आप देखिए कि गमले में आप जो भी फ्लावर लगा रखे हैं, या फिर जो भी आप फ्रूट्स लगा रखे हैं, या जो भी आप वेजिटेबल्स लगा रखे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। ओके, तो ये यूजिंग ऑफ मैन्योर था। अब बात करें फीचर ऑफ मैन्योर की, तो मैन्योर मेनली कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्रीजिंग फर्टिलिटी एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये क्या करता है, फर्टिलिटी बढ़ा देता है और सॉइल का स्ट्रक्चर को बढ़ा देता है, ठीक है। क्या करता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑयल के स्ट्रक्चर को बढ़ाता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को। उसके बाद है यूजिंग मैन्योर इज अवे रिसाइकिल फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। हम लोग मैन्योर का यूजिंग क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट निकलता है ना, उसको रिसाइकिल करने में कर सकते हैं। मैन्योर इज कंप्लीटली हेल्दी फॉर द प्लांट्स एज वेल एज एनवायरमेंट। मैन्योर जो होता है वो प्लांट के
लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, हेल्दी होता है, उससे प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, और साथ में उससे क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है वो। उसके बाद है व्हाट इज कंपोस्टिंग। तो द प्रोसेस ऑफ रिसाइकिल फ्रॉम वेस्ट मटेरियल बाय द डिकम्पोस्टिंग एनिमल एक्सक्रीटर, सीवेज वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड बीट्स एक्सेट्रा टू प्रिपेयर कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। याद रखिएगा, हम लोगों ने जो कंपोस्ट बनाया था ना, याद करिए इससे पहले, अभी अगर आपने नहीं सुना है तो आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग जो घर में प्लांट्स के जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए मूली का पत्ता हो गया, ठीक है, प्याज के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, ठीक है, या कोई भी आपने मटर वटर छिला, उन सब वेस्ट को इकट्ठा करने के बाद आप अपने गार्डन में जाके उसको गड्ढा खोद के उसको दफन कर दीजिए। दफन करने के बाद 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में आप जब उसे खोल के देखेंगे तो याद रखिएगा भाई, आप उससे क्या कर रहे हैं, आप कंपोस्ट कर रहे हैं, और कंपोस्ट करने की जो प्रोसेस होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके, एक सांस में बताया मैंने ताकि आप लोग को याद रहे। ये रिवीजन टाइम है तो इसलिए याद रखिएगा, आप लोग को रिवीजन करना है और बहुत दमदार तरीके से रिवीजन करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इतना एक्सप्लेन करूंगा कि आपका क्लास 9th अच्छे से आपका पार हो जाए, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहला होता है कंपोस्ट। क्या होता है, कंपोस्ट, और दूसरा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट आपने पढ़ लिया है, कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट ए मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल सच एज काउ डंग, सीवेजेस, वेजिटेबल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। याद रखिएगा, इससे पहले मैंने कंपोस्ट आपको बता दिया है कि क्या क्या होना चाहिए उसमें। सबसे पहले काउ डंग हो सकता है, सीवेजेस हो सकता है, वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, एंड डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, ठीक है। टेक अराउंड 3 to 6 मंथ इन फॉर्मेशन। अब आप कहेंगे सर इसको बनने में 3 से 6 महीने लग रहा है, आप 15-20 दिन, एक महीने में कैसे बना? अरे मैंने थोड़ा सा यूज किया था, ठीक है, इसी वजह से मेरा क्या हुआ, 15-20 दिन या फिर एक महीने में बन गया। और आप इतना सारा यूज करोगे, खूब सारा, तो ये बताइए उसको करने में 3 to 6 मंथ लगेगा ही लगेगा ना। तो याद रखिएगा, इसी तरह ये आपका कंपोस्ट था। देख लीजिए कंपोस्टिंग का ये जो आपका पिक्चर आपको दिख रहा है, ये कंपोस्टिंग किया हुआ पिक्चर है, और ये जो हाथ में उठा रखा है ना इस भाई साहब ने, वो क्या है, वही आपका कंपोस्ट है जो आफ्टर 1 मंथ बाद हमारा निकला था, ठीक है, उससे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका मैन्योर है ये हमारा। और इधर आसपास में देखिए, इधर आसपास में छिलके विलके हैं ना, गाजर के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, अंडे के भी छिलके हैं, ठीक है, और कुकुम्बर के छिलके हैं। तो सारे छिलके मिलाने के बाद, उसको दफन करने के बाद 1 महीने के बाद का रिजल्ट है ये जो हाथ में इस बंदे ने लिया हुआ है। तो यही है आपका कंपोस्ट। उसके बाद है द माइक्रोब्स डीके द मंथ्स एंड द मैन्योर इज फॉर्म्ड। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इन सब चीजों को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं कि वर्मी, याद रखिएगा वर्मी, जिस कंपोस्ट में वर्म्स आ जाए, ठीक है, आप बोलते हैं ना वर्म्स हैं ये, ठीक है, तो जिस कंपोस्ट में वर्म आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ए मैन्योर दैट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, ऐसे मैन्योर जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, ऐसे अर्थवॉर्म जिनका यूज हम लोग मैन्योर में करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, क्या बोलते हैं, केचुआ। आपने देखा ना, जब भी मिट्टी खोदते हुए देखा होगा तो उसमें आपको 1-2 क्या मिल जाएंगे, 1-2 केचुए मिल जाते हैं, ठीक है, तो वही होते हैं आपका वर्मी। उसके बाद टेक अराउंड 1 to 2 मंथ इन फॉर्मेशन। अगर याद रखें कंपोस्टिंग अर्थवॉर्म कर रहे हैं तो उसके करने में, ठीक है, 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है, 1 से 2 महीने का टाइम रहता है, 1 से 2 महीने में ही कर लेते हैं वो। और अगर हम लोग नेचुरल के प्रोसेस से करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वो उसमें क्या 3 to 6 मंथ लग जाता है। इसका मतलब वर्मी कंपोस्ट क्या है, थोड़ा फास्ट है। फिर अर्थवॉर्म रिड्यूस द मैटर एंड कंपोस्ट इज फॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, मैटर को रिड्यूस कर देते हैं और कंपोस्ट हमारा रेडी हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, वर्मी कंपोस्ट। देख लीजिए आप, यहां पे डायग्राम भी है, पिक्चर भी है, आप देखिए हाथ में बहुत सारे केचुए ले रखा, और केचुए के जस्ट नीचे क्या है, आपका वर्मी कंपोस्ट है। ऐसा कंपोस्ट जो आपका जो वर्म है ना, अर्थवॉर्म द्वारा बनाया गया है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। देखा आपने, इसे चाउमीन मत समझिएगा आप लोग के हाथ में चाउमीन ले रखा है, नहीं, चाउमीन नहीं है ये अर्थवॉर्म है, केचुआ जिसे कहते हैं।
उसके बाद है हाउ कैन बी इंक्रीज द यील्ड बाय द प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। ठीक है, अब ये जो होता है ना आपका फर्टिलाइजर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो है वो मैन्योर की तुलना में, ठीक है, याद रखिएगा, मैन्योर की तुलना में बहुत तेजी से किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को हाई करता है, बट ये हम लोग के लिए कुछ नुकसानदायक भी होता है। क्या क्या होता है हम लोग उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूजिंग फर्टिलाइजर्स। ए केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल और लैंड टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, कुछ नेचुरल सब्सटेंस को ऐड करेंगे और कुछ आर्टिफिशियल, जैसे हम लोग केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं, उसको यूज करेंगे। क्यों? ताकि लैंड की और सॉइल की जो इंक्रीजिंग फर्टिलिटी है ना वो बढ़ जाए। ओके, उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज कौन करता है, फार्मर्स लोग करते हैं। और उसमें क्या होता है, लाइम स्टोक, क्या होता है, अरे ठीक है, क्या होता है, लाइम स्टोक और रॉक फॉस्फेट। ठीक है, लाइम स्टोक जिसे हम लोग चूने का पानी कहते हैं, ठीक है, वही है हमारा लाइम स्टोन, सॉरी। ठीक है, उसके बाद भी है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स, यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो फार्मर्स यूज करते हैं ना, वो याद रखिएगा वो केवल और केवल आपकी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, याद रखिएगा, अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ही बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। यूरिया व्हाइट व्हाइट दाना जैसा होता है, उसको आप लोग चीनी का दाना बोल सकते हो ना। चीनी का दाना नहीं होता है, उसे गलती से खाइएगा भी नहीं, वरना याद रखिएगा डेथ पक्का है। ठीक है, उसे वो यूरिया होता है। वो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में हम लोग फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर फीचर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स के क्या क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहला फीचर्स है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई यील्ड इन द हाई कॉस्ट फार्मिंग मेथड। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, इससे प्रोडक्टिविटी तो हाई होती है, ठीक है, बट क्या होता है, इसकी कॉस्ट जो है ना बहुत ज्यादा है, इसको बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। और प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फेट टू द सॉइल। याद रखिएगा, इस फर्टिलाइजर्स की वजह से प्लांट के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था ना वो कंप्लीट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या था उसमें, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, ये चीजें ही प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऐसा न्यूट्रिशन जो प्लांट बहुत ज्यादा मात्रा में ले। और क्या लेता है, नाइट्रोजन लेता है, पोटेशियम लेता है और फॉस्फोरस लेता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को ऐसे जमीन में फेंक देते हैं और जमीन के थ्रू वो क्या करता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। उसके बाद है प्रिकॉशंस विद फर्टिलाइजर्स। हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर्स के साथ। एक्सेस द फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू वाटर pollution as etc. Fertilizers get waste away during irrigation. ठीक है, सिंचाई के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जब पानी डाल देते हैं तो उस केस में प्लांट में और सॉइल में मिले हुए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो पानी के माध्यम से बहते हुए कहीं अदर जो जहां पे वाटर बॉडी होती है वहां पे चले जाते हैं, और वाटर बॉडी में जब मिक्स हो जाते हैं तो वहां पे उस फर्टिलाइजर्स की वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पानी है ना उसमें बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, और उसमें जो मछलियां होती हैं वो बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद है एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज वेल एज। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ना तो उस केस में क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, और जिससे बाद में जो सॉइल होता है ना वो कोई भी फसल को उगा नहीं सकता है। ओके, हाउ आर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर डिफरेंट। ठीक है, याद रखिएगा मैन्योर फर्टिलाइजर से कैसे डिफरेंट है, आज आइए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, सॉइल की ह्यूमस से क्या मिल जाता है हम लोग को, मैन्योर मिल जाता है। मैन्योर्स आर लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैन्योर में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके बाद क्या, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मैन्योर लीड्स इंक्रीमेंट इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, हम लोग लॉन्ग टाइम तक भी यूज करेंगे अगर मैन्योर को, तो उससे क्या होगा, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। अब फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं
तो फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स क्या करता है, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए ऑर्गेनिक मैन्योर की बात, ये ऑर्गेनिक मैन्योर है। और इधर क्या है, इधर आपका वो यूरिया की बात करते हैं, किया था ना, वो यूरिया है। तो आप ये दोनों देख लीजिए कैसे कैसे प्लांट में डाला जा रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसमें हाईली क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और उससे क्या होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, बट सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं प्रोडक्टिविटी हाई होती है, बट सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग इरिगेशन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, इरिगेशन की बात करेंगे हम लोग। तो इरिगेशन क्या होता है, देखिए, इट इज प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड अमाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। हम लोग याद रखिएगा कि इरिगेशन मतलब क्या होता है, इसका सीधा और हिंदी में मतलब होता है सिंचाई करना, ठीक है। सिंचाई मतलब क्रॉप्स में जितना पानी की जरूरत है उस पानी की जरूरत को पूरा करना ही क्या कहलाएगा, आपका इरिगेशन कहलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने प्लांट लगा दिया और लगाने के बाद छोड़ दिया उसे सालों साल तक, नहीं ना, उसे हम लोग को हवा पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे इरिगेशन का मतलब क्या है, सिंचाई करना है। तो आपको अब क्या करना है, प्लांट आपने लगा दिया, अब प्लांट की आपको सिंचाई करना है, ठीक है, इरिगेशन करना है। इरिगेशन मेथड्स आर एडॉप्टेड स्पेशली इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल टू इंश्योर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। हम लोग इरिगेशन का यूज क्यों करते हैं और कहां करते हैं, जहां पे अच्छे से बारिश नहीं होती है, ठीक है। जहां पे अच्छे से बारिश नहीं होती है या फिर बहुत कम बारिश होती है, वहां पे हम लोग इरिगेशन का प्रोसेस करते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी, प्लांट में वाटर से क्या मिलेगा, वाटर से हमें जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है ना वो मिल जाता है। तो वो हम लोग को क्या होगा, उससे प्लांट की ग्रोथ बेहतर हो, ठीक है। अब ये देखिए इरिगेशन मेथड देख लीजिए कि गांव में क्या हो रहा है ना, अब इस तरह का इरिगेशन मेथड लगाया जा रहा है कि एक जगह से आपने क्या किया, टैप को ऑन कर दिया, और टैप ऑन होने के बाद क्या हुआ, इससे क्या होगा, दूर तक और सही मात्रा में उसको क्या मिल सकेगा, पानी मिल सकता है किसी भी प्लांट को, ठीक है। अब मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करें तो मेथड ऑफ इरिगेशन में सबसे पहला है आपका वेल्स। वेल्स मतलब कुआं, बचपन में पढ़ा ना, डब्ल्यू फॉर वेल, वेल, ठीक है। वेल मतलब एक कुआं, वेल्स मतलब बहुत सारे कुएं। तो इसमें दो टाइप के वेल होते हैं, एक ट्यूब वेल आता है, एक डग वेल आता है, ठीक है। ट्यूब वेल में क्या होता है, ट्यूब लाइक सिस्टम होता है, या इसका मतलब क्या है, एक जगह हम लोग ने ट्यूब डाल दिया, ठीक है, ट्यूब से क्या हो जाएगा, ट्यूब बना बना के हम लोग ने अपने खेतों तक पहुंचा दिया, तो ये आपका ट्यूब वेल सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें डग वेल, तो डग वेल क्या होता है, अंडरग्राउंड वेल होता है, ठीक है। हम लोगों ने कुआं की खुदाई कर दी और वहां से पानी किसी भी माध्यम से लेके अपने खेतों तक जा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डग वेल कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ट्यूब वेल देख लीजिए, ट्यूब लाइक सिस्टम, इसका भी डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। गांव में आपने देखा होगा, और बहुत सारे जो बच्चे गांव से बिलोंग कर रहे हैं वो तो इसमें नहाए भी होंगे, ठीक है। मैं भी नहाया हूं एक दो बार ट्यूबवेल में, क्योंकि मेरा भी गांव है, तो उसमें नहाने का मजा जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये है आपका ट्यूबवेल, ट्यूब लाइक सिस्टम है, और ट्यूब लाइक सिस्टम की मदद से ही पानी क्या आ रहा है, और यहां से फिर खेतों में पानी भेज दिया जाएगा। अब डग वेल देख लीजिए, ये डग वेल सिस्टम है, ठीक है। पानी यहां से निकलता है, ठीक है, किसी माध्यम से, और उसके बाद पानी यहां से निकाल के लोग नाली जैसा बना के अपने खेतों तक ले जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डग वेल, जिसे हम लोग अंडरग्राउंड वेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद कैनॉल्स बनाते हैं गांव में लोग, क्या बनाते हैं, कैनॉल्स। A canal system is a network created to move water from one source of water such as stream of reservoir, ठीक है। कैनॉल्स बनाते हैं, ठीक है। कैनॉल्स डेली ऐसा ही कैनॉल्स होता है जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, और वहां से जिसको जितना पानी जो होता है वो उतनी जगह क्या करेगा, अपने खेतों के लिए कट कर देगा और पानी उसके खेत में पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम में देखिए, a river lift system is a used to draw water off from the rivers directly for irrigation purpose. The system is successful areas where the canal system is not successful, ठीक है। याद रखिएगा, जहां पे जिनके गांव में ना नदी या फिर जो झील है वो अगर गुजरती, या फिर नहर जो है गुजरती है ना,
वो क्या करते हैं, वो रिवर लिफ्ट सिस्टम का यूज करते हैं और अपने खेतों तक पानी इसी के माध्यम से पहुंचा देते हैं। तो यही हमारा रिवर लिफ्ट सिस्टम है। अब टैंक, बहुत सारे गांव में क्या होता है, टैंक बनाते हैं, ठीक है, वाटर के लिए टैंक बनाते हैं, ठीक। तो ये देख ले टैंक सिस्टम है। फार्मर्स ओपन स्मॉल स्टोरेज रिसीवियर दैट कैन स्टोर एज वेल एज सप्लाई वाटर इन स्मॉल फील्ड। याद रखिएगा। और ये क्यों बनाते हैं, टैंक क्यों बनाया जाता है पता है, जिनके फील्ड, जिनके खेत छोटे होते हैं ना, वो क्या करता है, वो पानी को सप्लाई के लिए टैंक बना लेता है, क्योंकि उनको कम पानी की जरूरत है, तो वो लोग टैंक बना लेते हैं। तो टैंक में क्या होता है, मोटर से पानी चढ़ा लिया, ठीक है, चढ़ाने के बाद क्या होगा, वो उसको स्टोर करके रखते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो वो वहीं से उसको खेत में अपने भेज देते हैं। बहुत बड़ा खेत रहेगा तो उसके लिए रिवर लिफ्ट सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। ये भी याद रखें, गांव में अब आजकल तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन लोग पहले करते थे, ठीक है। आज भी बहुत सारे गांव में वाटर, जो रेन वाटर है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं अपने डेली यूजेस में, और हम लोग को करना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर जो होता है ना, वो बर्बाद ही होता है रेन वाटर। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बचा के बर्तन धुलने के काम में यूज कर सकते हैं, अपने खेतों में भेजने के काम में यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे डेली यूज में कर सकते हैं, ठीक है। पीने के काम में तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे काम में तो ले सकते हैं हम लोग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट letting the rain water flow away farmers often store in the severe tank, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं ना, अपने घर के छतों पे ही बहुत बड़े बड़े टैंक बनाते हैं, और बारिश का पानी जब होता है उसमें इकट्ठा होता है, और उसके बाद वहीं से क्या करते हैं, वो वहीं से देखिए, वहीं से पाइप वाइप के माध्यम से पानी को जहां पे जरूरत होती है वहां पे भेज दिया जाता है। और क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करते हैं कि अब क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होना चाहिए। देखिए, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, ठीक है। क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए फार्मर जो होते हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न्स का यूज करते हैं। अब कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, सबसे पहला है मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न्स, इंटर क्रॉपिंग पैटर्न्स और क्रॉप रोटेशन। 3 टाइप के होते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। इन 3 तरीकों से क्रॉप यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या पढ़ना हम लोग को, देखिए, इट इज अ क्रॉपिंग पैटर्न इन विच 2 or more क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। इसमें क्या होता है, हम लोग एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को एक साथ लगा देते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। और ऐसे क्रॉप्स लगाएंगे जिनको सेम न्यूट्रिशन चाहिए, सेम वाटर लेवल चाहिए, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए, ऐसे क्रॉप लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया भैया, एक लगा दिया आपने ऐसे क्रॉप जिसको पानी बहुत चाहिए, एक लगा दिया ऐसा क्रॉप जिसको पानी बहुत कम चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, जिसको पानी बहुत कम चाहिए, अगर पानी ज्यादा डाल देंगे आप तो खराब हो जाएगा, पानी कम डालेंगे तो वो ज्यादा वाला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेम प्लांट ही लगाते हैं जिसको सेम न्यूट्रिशन और सेम वाटर चाहिए। द सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर कंबाइंड आर प्लांटेड टुगेदर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एज ए सीड्स और क्रॉप्स लगाते हैं जो लग जाएं, ठीक है। ये नहीं कि लग तो जाएंगे सभी बट वाटर ज्यादा होगा, तो मैंने बताया था ना, ये प्रॉब्लम होनी है तो होगी ही होगी। उसके बाद सम फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर ऑल द क्रॉप्स, ठीक है। सेम फर्टिलाइजर, याद रखिएगा, सेम फर्टिलाइजर्स दोनों के लिए बहुत जरूरी थे। सम नहीं होगा, यहां पे सेम होगा, SAM कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीट एंड ग्राम को एक साथ उगा सकते हैं हम लोग, उसके बाद बीट एंड मेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 फील्ड मैंने दिखाया आपको, 2 फील्ड में दोनों टाइप के क्या लगे हैं, दोनों टाइप के आपके क्रॉप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यही आपका मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें क्रॉप को हम लोग मिक्स कर दें। उसके बाद इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, इट इज अ क्रॉपिंग मेथड इन विच 2 or more क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन अ फील्ड बट इन अ सेम स्पेसिफिक पैटर्न। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बीज में डिवाइडर खींच देते हैं, ठीक है। तो आधे में अलग फसल, आधे में अलग फसल, ठीक है। यहां पे देखिए बीच में डिवाइडर है, आधे में अलग फसल है और आधे में अलग फसल है, ठीक है, अलग क्रॉप्स हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। उसके बाद द सीड्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर नॉट कंबाइंड बिफोर प्लांटेशन। इसमें हम लोग सीड्स को कंबाइन नहीं करते हैं, बट मिक्स्ड पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग में हम लोग सीड को कंबाइन करके लगा दे रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक ही फील्ड में डिवाइडर करके, ठीक है, डिवाइड करके अलग अलग
क्या कहते हैं, क्रॉप्स लगा सकते हैं। उसके बाद बोथ द क्रॉप्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जो क्रॉप्स है ना, बीच में डिवाइडर के जो आसपास जो क्रॉप्स हैं उनको अलग फर्टिलाइजर चाहिए, इसको ज्यादा चाहिए तो इसको कम चाहिए, इसको ज्यादा पानी चाहिए तो उसको कम पानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका सोयाबीन और मेज, ठीक है, याद रखिएगा, सोयाबीन को और मेज को हम लोग लगा सकते हैं, बट बीच में डिवाइडर होना चाहिए। उसके बाद है मिल्टस एंड काउपी, काउपी मतलब बरसीन, ठीक है, काउपी। उसके बाद क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा तीनों में डिफरेंस जरूर पूछता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन में। तो आप एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट इसमें से याद कर लीजिएगा और लिखिएगा जरूर, और साथ में एग्जाम्पल भी आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम्पल जरूर याद करके जाइएगा। उसके बाद है इट इज अ क्रॉपिंग मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर चूजन एंड इरिगेटेड ऑन द सेम पीस एंड लैंड सिक्वेंटली, ठीक है। द रोटेशन ऑफ क्रॉप डिपेंड्स अपॉन द सॉइल, क्लाइमेट एंड वाटर रिलेशन ऑफ द सॉइल, allows a reduction in the number of fertilizers and pesticides। याद रखिएगा, मैं ये एक बार में डायरेक्ट पढ़ दिया, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं मैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कौन सा प्लांट लगाते हैं, ऐसे प्लांट लगाएंगे जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम खेती करने जा रहे हो, आपको पता नहीं है, तो आप थोड़ी सर्च करोगे, सर्च करने के बाद ना आप उस फील्ड में क्या करोगे, सबसे पहले जो हाई नाइट्रोजन वाले प्लांट होते हैं ना उनको लगा दोगे, ठीक है। हाई नाइट्रोजन प्लांट लगा दिया, लगाने के बाद फिर जब वो प्लांट कट कर लोगे, उनको हार्वेस्ट कर लोगे, उसके बाद आप ऐसे प्लांट लगाइए जो बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। वो प्लांट भी आपने लगाया और लगाने के बाद उसे कट कर लिया, फिर ऐसे प्लांट आपको लगाना है जो फॉस्फोरस ज्यादा यूज करते हैं और कम नाइट्रोजन यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट भी आपने लगाया, फिर उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ऐसे प्लांट लोगे जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन है ना वो पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मटर लगाया तो मटर को लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको रोटेशन करते रहना है। इस साल आपने अगर लगाया मटर तो अगले साल लगा दीजिए खीरा, लगा दीजिए अगले साल कुछ लगा दीजिए, अगले साल कुछ लगा दीजिए। इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी और सॉइल क्या होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्रॉप की हाई हो जाएगी। ओके, अब यहां पे देखिए क्या है, हाउ इज क्रॉप रोटेशन यूजफुल। क्रॉप रोटेशन क्यों यूजफुल है? इफ फार्मर ग्रो द सेम क्रॉप्स ऑन द फील्ड ऑन द लैंड फॉर लॉन्ग टर्म, द सेम न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डेवलपिंग फ्रॉम द सॉइल विच डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। याद रखिएगा, सेम टाइप का प्लांट अगर लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बट व्हेन क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर ग्रोन, द सॉइल न्यूट्रिशन गेट enriched and the fertility of the land is the maintained। इससे क्या होता है, लैंड मेंटेन रहता है। अगर हम लोग अगर मान लीजिए न्यूट्रिशन ज्यादा ले रहा है तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी तो वैसे भी डाउन होनी है, तो इसलिए न्यूट्रिशन जो होता है वो बैलेंस मात्रा में बनाए रखने के लिए आपको क्रॉप रोटेशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है planting different crops on rotation can lead the better yield। Crop rotation allows reductions in the number of fertilizers and pesticide on the field। याद रखिएगा, क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, उसमें आप फर्टिलाइजर्स का कम यूज कर सकते हो क्योंकि वो तो आपको नेचुरल फर्टिलाइजर्स ही मिल रहा है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स का भी यूज आप कम कर सकते हो। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। अब ग्रेन्स का स्टोरेज जो आपको ने आपके जो बीज मिले हैं ना, ठीक है, ग्रेन्स हैं, उसे आप स्टोर कैसे करोगे। सबसे पहला फैक्टर्स दैट लीड स्टोरेज लॉसेस ऑफ क्रॉप्स आर, पहला बायोटिक फैक्टर से आपको बचाना है, दूसरा एबायोटिक फैक्टर से आपको बचाना है, तभी आप किसी भी ग्रेन्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लाइक इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, रोडेंट और मिल्टेस, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं ये सब आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सेसिव टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, आपको हाई टेम्परेचर से और लो टेम्परेचर से, और साथ में आपको किससे बचाना है, मॉइस्चर से आपको बचाना है अपने सीड्स को। हाउ प्रिवेंट द स्टोरेज लॉस, ठीक है। सबसे पहला मेंटेनिंग द स्टोरेज हाउस प्रॉपरली, ठीक है, स्टोरेज हम लोग को मेंटेनिंग हाउस चाहिए प्रॉपरली। फिर क्लीनिंग द ग्रेन्स प्रॉपरली बिफोर स्टोरेज, ठीक है,
ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करने से पहले उसे क्लीनिंग करेंगे, ड्राइंग ग्रेन्स प्रॉपरली बिफोर स्टोरेज इन सनलाइट एज वेल एज द सेट्स। सनलाइट से हम लोग क्या करेंगे, एज सेट्स में रखेंगे जिससे प्रॉपर सनलाइट भी मिले, जिससे उसमें मॉइस्चर न लगे, तभी हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अभी तक हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने फायदे के लिए, ठीक है, चिकन की ईल्ड बढ़ाएंगे, उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, गोट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। अब देखते हैं क्या लिखता है इसमें एनसीईआरटी हमारा। ठीक है, राइजिंग ऑफ द लाइव स्टॉक in a controlled selectively environment by the providing them when the right care so that they can stay healthy and disease free। याद रखिएगा, जो हम लोग क्या करेंगे, अपने फायदे के लिए पशुओं का जो यूज करते हैं ना, उसे एक अच्छा एनवायरमेंट देके, उसे एक अच्छा हेल्दी बॉडी देके और डिजीज फ्री बना के। ठीक है, उसके बाद है देयर इज अ नीड टू इंप्रूव लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया tremendously increasing. These means and increase the demand of eggs, milk of meat। याद रखिएगा, हमारे इंडिया में एग की डिमांड बढ़ रही है, मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, मीट की डिमांड बढ़ रही है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, एनिमल हस्बेंड्री को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। ओके, सबसे पहला उसमें आता है एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग। ठीक है, कैटल फार्मिंग मतलब गाय। ठीक है, याद रख, कैटल मतलब गाय, गाय के जो फॉर्म बनाते हैं ना बहुत बड़ा, तो याद रखिएगा कैटल आर यूज्ड फॉर 2 रीजन। याद रखिएगा, कैटल का यूज 2 रीजन करते हैं, दे प्रोवाइड मिल्क, ठीक है, दे वर्क एज डॉट लेबर इन द फील्ड। याद रखिएगा, जो गाय के बच्चे होते हैं जिसे हम बछड़ा कहते हैं, ठीक है, जो बछड़ा होता है वो बड़ा होकर क्या बनता है, बड़ा होके बैल बनता है, और वो किस काम में आता है, वो खेत जोतने के काम में आता है। क्या आता है, खेत जोतने के काम में आता है। जो आज के जमाने में ट्रैक्टर करता है ना, वो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले वो काम कौन करता था, वो बैल करता था। ओके, उसके बाद मिल्क एनिमल। मिल्क एनिमल मतलब एनिमल दैट प्रोवाइड मिल्क इज कॉल्ड मिल्क एनिमल। ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, जो दूध देते हैं, उसे हम लोग मिल्क कहते हैं। और ऐसे भी एनिमल्स का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन बहुत तेजी से कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो हमारी जो पॉपुलेशन है ना, उसको बहुत सारा मात्रा में दूध चाहिए। आपने देखा होगा अमूल आ गया है, मदर इंडिया आ गया, बहुत सारे ऐसे आ गए हैं। ठीक है, कंपनी आ गई है जो मिल्क प्रोडक्शन बहुत तेजी से कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखिए मिल्क एनिमल। यहाँ पे आपका देखिए, आपका गोट दिया हुआ है, कैमल दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है, एंड बफेलो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कैसे एनिमल हैं, ये आपका मिल्क एनिमल है। उसके बाद ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल मतलब लेबरी करने वाले एनिमल। ठीक है, लेबर मतलब जो खेत जोतते हैं, जो बोझा ढोते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग ड्रॉट एनिमल कहते हैं। एनिमल्स दैट वर्क्स इन द फील्ड फॉर द इरिगेशन ड्रिलिंग आर द कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। इसमें देखिए, इसमें घोड़ा भी है, गधा भी है, भैंस भी है, बैल भी है। ठीक है, सब आपको मिल जाएंगे। तो ये सब किसमें काम आते हैं, ये ड्रॉट एनिमल्स हैं। उसके बाद है वी कैन इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल। ठीक है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले क्रॉसिंग ब्रीडिंग। अब जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है, कैन वी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल। हम लोग मिल्क का प्रोडक्शन कैटल से कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। हम लोग प्लांट में क्या कर रहे थे, हाइब्रिडेशन कर रहे थे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एनिमल में हाइब्रिडेशन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इंडिया में गाय है, ठीक है, इंडियन काऊ है, वो अगर ज्यादा मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर रही है, फॉरेन कंट्री की कोई जो आपका काऊ है वो क्या कर रही है, वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, उसका क्रॉस इससे करा देंगे। तो उसके जो बेबी होंगे ना इन दोनों के, उनके अंदर क्या होगा, ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता होगी। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिड काऊ बनाते हैं, और वो काऊ क्या करेगी, आपकी मिल्क ज्यादा प्रोवाइड करती है। आपने अगर गांव से अगर आप बिलोंग करते हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, दूध लेने जाते होंगे अपने घर के आसपास, तो वहां पे उनको 3 टाइप के जानवर मिलते होंगे। एक भैंस मिलती होगी, एक देसी काऊ मिलती होगी, एक जर्सी काऊ मिलती होगी। तो जर्सी काऊ क्यों रखते हैं, ताकि जर्सी काऊ जो होती है वो नॉर्मल गाय से क्या होती है, ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, जर्सी काऊ भी रखते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग फॉर फॉरेन ब्रीड्स एंड लोकल ब्रीड्स कैन प्रोवाइडेड कैटल with qualities of increased location
लैक्टेशन पीरियड एंड द रेजिस्टेंस टू डिजीज। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देसी काऊ और फॉरेन जो काऊ है उससे क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस करवा देते हैं, और क्रॉस करने के बाद जो हाइब्रिड काऊ निकलती है ना, वो सबसे पहले डिजीज फ्री होती है, और उसके बाद क्या होता है, उसमें लैक्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, दूध देने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है, और अमाउंट भी दूध का ज्यादा होता है जो देती है वो। उसके बाद है सेल्टस ऑफ द कैटल शुड बी द केप्ट मीट एंड द ऑर्डर कीप द कैटल हेल्थी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वहां जहां पे हम लोग गायों को रख रहे हैं वहां पे गंदगी फैला कर रखेंगे तो उन्हें डिजीज हो जाएगा, उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज्यादा एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो दूध भी अच्छा नहीं देंगे। इसलिए वहां का एनवायरमेंट हम लोग को अच्छे से बना कर रखना चाहिए, क्लीन करके रखना चाहिए ताकि दूध अच्छा दें। उसके बाद है पोल्ट्री फार्मिंग। ये बच्चे वो जानते होंगे जो ज्यादा ही चिकन मीट वीट खाते हैं। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डोमेस्टिक बर्ड्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ बर्ड्स को पालते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्ट्री हियर, यहाँ पर चिकन को पालते हैं, डक को, घूस को, पिजन को, टर्की को। इन सबके हम लोग इन सबको क्यों पालते हैं, ताकि इनसे हम लोग को एग मिल सके और इनसे हम लोग को मीट मिल सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। इट इज मेनली डन फॉर गेटिंग एग्स थ्रू लेयर्स, गेटिंग चिकन थ्रू बॉयलर्स। ठीक है, याद रखिएगा दो टाइप के बर्ड्स होते हैं, एक लेयर होते हैं, एक होते हैं बॉयलर्स होते हैं। ठीक है, लेयर्स जो होते हैं वो एग देते हैं, ठीक है, और बॉयलर्स जो होते हैं वो चिकन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पोल्ट्री फार्मिंग दिया हुआ है जहां पे डक को पाला गया है। ठीक है, और ये जो आपको बर्ड दिख रहा है जिसके गर्दन पे कोई बाल वाल नहीं है, सर पे टकला जैसा रख रखा है, ठीक है, टकला है ये, तो वो आपका टर्की बर्ड है। ओके, तो यहाँ पे एग भी प्रोड्यूस किया है, वहां पे चिकन, देखिए चिकन को कितनी बुरी तरह रखा गया है, और उसको क्या करते हैं हम लोग, एग देने पे मजबूर करते हैं ताकि वो एग फार्मिंग भी कर सकें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिजन फार्मिंग है फॉर एग एंड मीट। पिजन के भी मीट बहुत सारे लोग खाते हैं, तो यहाँ पे पिजन फार्मिंग किया गया है। एग्जाम्पल ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। ठीक है, इंडिजीनियस ब्रीड्स, ठीक है, असल एंड प्रोसा दो हैं, और फॉरेनर ब्रीड है लेगहॉर्न और ब्लैक मिनोरका। ठीक है, ये आपके फॉरेनर ब्रीड है। हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग इज अ वे टू अचीव दिस। जनरली foreign of chicken are crossed with Indian breeds to the achieve high quality if thus the better fresh and हम लोग क्या करते हैं, फॉरेनर चिकन की ब्रीड से देसी चिकन की जो ब्रीड है ना उसका क्रॉस करवा देते हैं, और जो ब्रीड निकलती है ना उसमें हम लोग को याद रखिएगा वो एग भी अच्छा देगी, ठीक है, उसके मीट भी अच्छा होगा, इसीलिए हम लोग कराते हैं केवल क्रॉस ब्रीडिंग। इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ चिक्स। ठीक है, क्या होता है ब्रीडिंग कराने के बाद क्या होता है ना, उसमें जो नंबर ऑफ चिक्स है ना उनकी संख्या बढ़ जाती है, चिक्स मतलब उनके चूजों की। उसके बाद है दे कैन द टॉलरेंट हाई टेम्परेचर्स, वो ज्यादा टेम्परेचर सह सकते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस, वो क्या होता है उनमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, और दे कैन सर्वाइव चीप डाइट्स। ठीक है, तो उनको अगर बहुत कम डाइट भी मिलेगा तो भी वो क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, देखिए ब्रॉयलर चिकन की बात करते हैं तो दे नीड अ डाइट विथ अ हाईली क्वालिटी ऑफ विटामिन ए एंड के प्रोटीन्स एंड फैट्स। ब्रॉयलर चिकन से क्या मिलता है हमें, विटामिन ए मिलता है, विटामिन के मिलता है, एंड प्रोटीन एंड फैट्स मिलता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो जिम में जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं अपनी डाइट में किसको कंज्यूम करते हैं, चिकन को कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनका मानना है कि प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है इसमें। लेकिन आप ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जो नॉन वेजिटेरियन है क्या वो बॉडी नहीं बनाते हैं, उनकी बॉडी भी देखिए काफी अच्छी बॉडी होती है। आप विद्युत जामवाल से मिलिए, ठीक है, आप उनसे मिलिएगा, आप देखिएगा वो प्योर वेजिटेरियन है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे जो प्योर वेजिटेरियन है, जो अपने डाइट में चिकन मांस बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अपने विराट कोहली भाई साहब है, वो चिकन के साथ साथ ये सोचिए आप वो वीगन भी हैं, यानी कि दूध और दूध से बना प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं, वो ओनली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही खाते हैं केवल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अपने ऐसे एक्टर हैं। उसके बाद है दे नीड स्पेशली केयर द मेंटेनेंस फेदरिंग एंड अवॉइडिंग डेथ। ठीक है, उन्हें क्या करते हैं हम लोग,
उन्हें स्पेशल केयर में रखते हैं जिससे क्या हो सके, उनकी डेथ कंट्रोल की जा सके। आपने देखा होगा कि कभी कभी होता है कि फॉर्म में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो मास डेथ हो जाती है, मास में बहुत बड़ी संख्या में पक्षियों की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, डिजीज आ जाता है और इसी वजह से वो एक साथ मर जाते हैं। प्रॉपर हाइजीन एंड टेम्परेचर कंडीशन शुड बी द प्रोवाइडिंग टू द बॉयलर चिकन। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर हाइजीन देंगे, टेम्परेचर देंगे, जिससे वो थोड़ा दिन तक जिंदा रहें और अपनी क्या नाम है, एक टाइम आने पे ही उनको प्रोड्यूस क्या हम लोग कर सके, बेच सकें। ठीक है, उसके बाद एक प्रोडक्शन की बात करें तो लेयर्स फार्मिंग करते हैं ना, दे डू नॉट द रिक्वायर सच एज न्यूट्रिशन रिच डाइट। ठीक है, उसके बाद डिजीज कंट्रोल मेथड शुड बी ऑल्सो द अडॉप्टेड अगेंस्ट द डिजीज दैट आर जनरली कॉजेज बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड द पैरासाइट्स इन द बॉयलर एंड लेयर्स। उसके वैक्सीनेशन इज गुड वे टू द प्रोटेक्ट टू द पोल्ट्री फॉर्म डिजीज। याद रखिएगा, एग प्रोडक्शन ऐसा तो नहीं है, एग प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मुर्गियां कर रही हैं, और मुर्गियां अगर बचे ही ना तो एग प्रोड्यूस होगा नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, मुर्गियों को सही एनवायरमेंट में रखते हैं, उन्हें पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते रहते हैं, दवाइयां देते रहते हैं और अच्छी डाइट देते हैं ताकि वो क्या कर सकें, एग दे सकें। ओके, तो ये हुआ एग प्रोडक्शन। अब फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं। फिश कैन बी ऑब्टेन्ड इन टू वेज। फिश को हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग कैप्चर करते हैं, उसे हम लोग कैप्चरिंग फिश कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर जाके नदी में, तालाब में या फिर आपका समुद्र में जाके वो क्या कर रहा है, जाल डाल के मछली पकड़ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिश कैप्चरिंग कहते हैं। दूसरा है फॉर्म फिश फार्मिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गांव में क्या करते हैं, अब मछलियों की भी खेती होने लगी है। इसका मतलब क्या है, वो फॉर्म बनाते हैं, उसमें गड्ढे खोदते हैं, पानी भरते हैं और मछलियां पालने का काम करते हैं। तो वही हो गया आपका फिश फार्मिंग। उसके बाद क्या है, मरीन फिशरीज। मरीन फिशरीज आर कैट यूजिंग द फिश नेट्स एंड द मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, समुद्र में, मरीन मतलब समुद्र में जाने के बाद क्या करते हैं लोग, फिश नेट्स यानी कि मछली वाला जो जाल होता है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं। उसके बाद द मेन सोर्स ऑफ द मरीन फिशेस कैन बी द कैप्चर्ड एट ए टाइम थ्रू द मैरीकल्चर। याद रखिएगा, जो भी मछलियां याद रखिएगा समुद्र से लाई जा रही हैं उसे क्या कहते हैं, मैरीकल्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कौन कौन से मछलियां लाते हैं, टूना फिश लाते हैं, बॉम्बे डक लाते हैं और प्रॉन्स लाते हैं। प्रॉन्स मतलब झींगा मछली होता है, आपने देखा होगा, प्रॉन्स इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं। समुद्र वाले झींगे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉन्स हो गए हैं। देखिए यहाँ पे मैरीकल्चर है, समुद्र से क्या कर रहे हैं ये लोग, मछलियां पकड़ रहे हैं। देख लिया आपने। उसके बाद है क्या, इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज क्या होता है, फिशेज फाउंड इन लेक, पॉन्ड्स, लेग्यूम्स एंड रिवर्स आर द कैप्चर्ड। हम लोग क्या करते हैं, कहां से पकड़ते हैं, लेक से, झील से, ठीक है, पॉन्ड से, लेग्यूम से, रिवर से। ठीक है, अगर हम लोग यहां से मछलियां पकड़ रहे हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इनलैंड फिशरीज कहेंगे। ठीक है, दिस मेन सोर्स ऑफ इनलैंड फिशरीज इज फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर के ये मेन सोर्स हैं। द yield इज नॉट एज हाई इन दीज सोर्सेज, हेंस लार्ज नंबर ऑफ फिशेज आर द कैप्चर्ड ऑफ थ्रू एक्वाकल्चर। याद रखिएगा, ऐसी जगहों से जो हम लोग पकड़ रहे हैं ना मछलियों को, उसे हम लोग एक्वाकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं। और इसका एग्जांपल होगा सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प। ठीक है, दो सिंपल से नाम है। अगर इनलैंड फिशरी का एग्जांपल है तो सिल्वर कार्प्स और कॉमन कार्प्स आप लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे। देखिए यहाँ पे नदी और मैन मेड जो झील है ना, तालाब है, उससे फिश को पकड़ा जा रहा है। देखा आपने कैसे जाल डाल के ये बच्चा पकड़ रहा है नाव में रह के, और यहाँ पे ये लोग देखिए। उसके बाद है बी कीपिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, जब हनी बी, आप जानते हैं ना हनी बी, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग पालते हैं। ठीक है, उससे हम लोग मधुमक्खी पालन कहते हैं और इंग्लिश में बी कीपिंग कहते हैं। तो बी कीपिंग में, बी कीपिंग इज परफॉर्म्ड बी फार्म्स एंड एप्रीज। हनी इज अ वाइडली यूज प्रोडक्ट। हनी से क्या होता है, बहुत सारे आपने वाइडली प्रोडक्ट्स बनते हैं। बी फार्मिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बी प्रोडक्ट जो होता है, बी फार्मिंग जो होता है बहुत ज्यादा खर्चे वाला नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट आपके पास है तो आप बी फार्मिंग कर सकते हो। उसके बाद दे आर ऑल्सो जनरेट वैक्स अलॉन्ग विथ हनी। याद रखिएगा, इससे हम लोग को, बी से हम लोग को क्या क्या मिलता है, उससे हम लोग को वैक्स मिल जाता है और क्या मिल जाता है हम लोग को,
उससे हम लोग को हनी मिल जाती है। ठीक है, देखिए ये भाई साहब, देखिए यहाँ पे जो डिब्बा बना हुआ है ना, तो वो डिब्बे में देखिए हनी भी हम लोग पाले हुए हैं। और उसके बाद वो एक भाई साहब एक डिब्बा खोल के दिखा रहे हैं कैसे पाले हुए हैं। इन्हीं डिब्बों में याद रखिएगा केवल एक क्या होती है, केवल एक हनी क्वीन होती है। ठीक है, सॉरी बी क्वीन होती है। ठीक है, जिसे हम लोग रानी मधुमक्खी कहते हैं। और भाई रानी मधुमक्खी क्या होती है, सब जो ब्रैकेट्स होते हैं ना उसमें अंडे देती है। और ये सारे जो आपको हनी दिख रहे हैं, सॉरी जो बी दिख रहे हैं ना, वो वर्कर भी हैं। यही जो अगर पेड़ पे होते हैं, अगर पेड़ पे हैं तो आप उसे एक आधा ईंटा लेके उसे मारिए। मारने के बाद जो आपको दौड़ाएंगे ना, वही आपका वर्कर भी है। और वो आप में इतने छेद करेंगे तो आप भूल जाओगे, याद रखना सांस कहां से ले। और समझ गए। उसके बाद है आपका बी यूज फॉर कॉमर्शियल एंड हनी प्रोडक्शन। बी का यूज क्यों करते हैं हम लोग हनी के लिए और कॉमर्शियल प्रोडक्शन में? सबसे पहला एपिस इंडिका, याद रखिएगा इंडियन बी को हम लोग कहते हैं एपिस इंडिका। ये आपका साइंटिफिक नेम है बी का, याद रखिए। इंडियन मधुमक्खी जो हमारे भारत में मधुमक्खियां पाई जाती हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका, एपिस इंडिका। उसके बाद है एपिस डॉर्सेटा, इसे हम लोग रॉक बी कहते हैं। फिर एपिस क्या नाम, फ्लोरियाई द लिटिल बी होती हैं ये। उसके बाद एपिस मेलिफेरा, ये क्या होते हैं, इटालियन वैरायटी ऑफ बी। ठीक है, इटालियन वैरायटी होती है बी की। उसके बाद वाई इटालियन बी आर पॉपुलर इन बी फार्मिंग। ठीक है, इटालियन जो बी होती है वो क्यों उसका ज्यादा यूज होता है बी फार्मिंग में? ठीक है, दे आर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हनी, ये क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट में हनी प्रोड्यूस करती हैं। फिर दे डू नॉट स्ट्रिंग मच, ये काटती भी नहीं है। फिर दे ब्रीडिंग पीरियड इन इटालियन बी इज लॉन्ग। ठीक है, इनकी ब्रीडिंग पीरियड जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, लंबी होती है। इसी वजह से हम लोग इनका यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। और आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े इस चैप्टर को, वो इस चैप्टर को पढ़ के कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में और बहुत फास्ट पढ़ाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, कभी डिटेल में मैं देखूंगा, कभी फ्यूचर में पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर डिटेल में, और काफी अच्छे समझाऊंगा आपको। ठीक है, और आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये पूरा थ्योरी है, इसमें ट्रिकी कुछ नहीं है। क्रॉप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत बार और बार पूछे गए हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे आपका। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग को पढ़ाई करते रहना है। एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो प्लीज मेरे कहने पे आप एनसीईआरटी अपने जरूर पढ़िएगा, अपनी बुक जरूर पढ़िएगा, और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट करके आप मुझसे पूछिएगा जरूर। मैं आपके क्या नाम है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूंगा मैं। चलिए फिर आप बताइएगा कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया। और उसके बाद चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।